नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 की हिंदी पुस्तक अंतरा का 17वां अध्याय, जिसमें 4 लघु कथाएँ हैं। शेर, पहचान, 4 हाथ, साझा, जिसे असगर वजाहत ने लिखा है। तो सबसे पहले हम असगर वजाहत का परिचय जान लेते हैं। असगर वजाहत का जन्म फतेहपुर उत्तर प्रदेश में हुआ। उनकी प्रारंभिक शिक्षा फतेहपुर में हुई तथा विश्वविद्यालय स्तर की पढ़ाई उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से की। सन 1955-56 से ही असगर वजाहत ने लेखन कार्य प्रारंभ कर दिया था। प्रारंभ में उन्होंने विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में लेखन कार्य किया। बाद में वे दिल्ली के जामिया मिलिया विश्वविद्यालय में अध्यापन कार्य करने लगे। वजाहत ने कहानी, उपन्यास, नाटक तथा लघु कथा तो लिखी ही है, साथ ही उन्होंने फिल्मों और धारावाहिकों के लिए पटकथा लेखन का काम भी किया है। उनकी प्रमुख रचनाएं हैं दिल्ली पहुंचना है, स्विमिंग पूल और सब कहाँ कुछ, आधी बानी, मैं हिंदू हूँ, कहानी संग्रह, फिरंगी लौट आए, इन्ना की आवाज़, वीर गति, समिधा, जिस लाहौर नहीं देखिया तथा की नाटक, सबसे सस्ता गोश्त, नुक्कड़ नाटकों का संग्रह और रात में जागने वाले, पहर दोपहर तथा 7 आसमान, कैसी आगी लगाई, प्रमुख उपन्यास। असगर वजाहत की भाषा में गंभीर सबल भावाभिव्यक्ति एवं व्यंग्यात्मकता है। मुहावरों तथा तद्भव शब्दों के प्रयोग से उसमें सहजता एवं सादगी आ गई है। असगर वजाहत ने गजल की कहानी, वृत्तचित्र का निर्देशन किया है तथा बूंद बूंद धारावाहिक का लेखन भी किया है। शेर, पहचान, 4 हाथ और साझा नाम से उनकी 4 लघु कथाएं दी गई है। शेर प्रतीकात्मक और व्यंग्यात्मक लघु कथा है। शेर व्यवस्था का प्रतीक है, जिसके पेट में जंगल के सभी जानवर किसी न किसी प्रलोभन के चलते समाते चले जा रहे हैं। ऊपर से देखने पर शेर अहिंसावादी, न्यायप्रिय और बुद्ध का अवतार प्रतीत होता है, पर जैसे ही लेखक उसके मुंह में प्रवेश न करने का इरादा करता है, शेर अपनी असलियत में आ जाता है और दहाड़ता हुआ उसकी ओर झपटता है। तात्पर्य यह कि सत्ता तभी तक खामोश रहती है जब तक सब उसकी आज्ञा का पालन करते रहें। जैसे ही कोई उसकी व्यवस्था पर उंगली उठाता है या उसकी आज्ञा मानने से इनकार करता है, वह खूंखार हो उठती है और विरोध में उठे स्वर को कुचलने का प्रयास करती है। इस कहानी के माध्यम से लेखक ने सुविधाभोगियों, छद्म क्रांतिकारियों, अहिंसावादियों और सह-अस्तित्ववादियों के ढोंग पर भी प्रहार किया है। पहचान में राजा को बहरी, गूंगी और अंधी प्रजा पसंद आती है, जो बिना कुछ बोले, बिना कुछ सुने और बिना कुछ देखे उसकी आज्ञा का पालन करती रहे। कहानीकार ने इसी यथार्थ की पहचान कराई है। भूमंडलीकरण और उदारीकरण के दौर में इन्हें प्रगति और उत्पादन से जोड़कर संगत और जरूरी भी ठहराया जा रहा है। इस छद्म प्रगति और विकास के बहाने राजा उत्पादन के सभी साधनों पर अपनी पकड़ मजबूत करता जाता है। वह लोगों के जीवन को स्वर्ग जैसा बनाने का झांसा देकर अपना जीवन स्वर्गमय बनाता है। वह जनता को एकजुट होने से रोकता है और उन्हें भुलावे में रखता है। यही उसकी सफलता का राज है। 4 हाथ पूंजीवादी व्यवस्था में मजदूरों के शोषण को उजागर करती है। पूंजीपति भांति भांति के उपाय कर मजदूरों को पंगु बनाने का प्रयास करते हैं। वे उनके अहम और अस्तित्व को छीन भिन करने के नए नए तरीके ढूंढते हैं और अंततः उनकी अस्मिता ही समाप्त कर देते हैं। मजदूर विरोध करने की स्थिति में नहीं है। वे मिल के कल पुर्जे बन गए हैं और लाचारी में आधी मजदूरी पर भी काम करने के लिए तैयार हैं। मजदूरों की यह लाचारी शोषण पर आधारित व्यवस्था का पर्दाफाश करती है। साझा में उद्योगों पर कब्जा जमाने के बाद पूंजीपतियों की नज़र किसानों की जमीन और उत्पाद पर जमी है। गांव का प्रभुत्वशाली वर्ग भी इसमें शामिल है। वह किसान को साझा खेती करने का झांसा देता है और उसकी सारी फसल हड़प लेता है। किसान को पता भी नहीं चलता और उसकी सारी कमाई हाथी के पेट में चली जाती है। यह हाथी और कोई नहीं बल्कि समाज का धनाढ्य और प्रभुत्वशाली वर्ग है, जो किसानों को धोखे में डालकर उसकी सारी मेहनत गड़प कर जाता है। यह कहानी आज़ादी के बाद किसानों की बदहाली का वर्णन करते हुए उसके कारणों का भी पड़ताल करती है। तो अब हम लघु कथाएं विस्तार से पढ़ते हैं। पहली लघु कथा है शेर।
मैं तो शहर से या आदमियों से डरकर जंगल इसलिए भागा था कि मेरे सिर पर सींग निकल रहे थे और डर था कि किसी न किसी दिन कसाई की नज़र मुझ पर ज़रूर पड़ जाएगी। जंगल में मेरा पहला ही दिन था जब मैंने बरगद के पेड़ के नीचे एक शेर को बैठे हुए देखा। शेर का मुंह खुला हुआ था। शेर का खुला मुंह देखकर मेरा जो हाल होना था वही हुआ, यानी मैं डर के मारे एक झाड़ी के पीछे छिप गया। मैंने देखा कि झाड़ी की ओट भी गजब की चीज़ है। अगर झाड़ियाँ न हो तो शेर का मुंह ही मुंह हो और फिर उससे बच पाना बहुत कठिन हो जाए। कुछ देर के बाद मैंने देखा कि जंगल के छोटे मोटे जानवर एक लाइन से चले आ रहे हैं और शेर के मुंह में घुसते चले जा रहे हैं। शेर बिना हिले डुले, बिना चबाए जानवरों को गटकता जा रहा है। यह दृश्य देखकर मैं बेहोश होते होते बचा। अगले दिन मैंने एक गधा देखा जो लंगड़ाता हुआ शेर के मुंह की तरफ चला जा रहा था। मुझे उसकी बेवकूफ़ी पर सख्त गुस्सा आया और मैं उसे समझाने के लिए झाड़ी से निकलकर उसके सामने आया। मैंने उससे पूछा, तुम शेर के मुंह में अपनी इच्छा से क्यों जा रहे हो? उसने कहा, वहाँ हरी घास का एक बहुत बड़ा मैदान है। मैं वहाँ बहुत आराम से रहूँगा और खाने के लिए खूब घास मिलेगी। मैंने कहा, वह शेर का मुंह है। उसने कहा, गधे, वह शेर का मुंह जरूर है, पर वहाँ है हरी घास का मैदान। इतना कहकर वह शेर के मुंह के अंदर चला गया। फिर मुझे एक लोमड़ी मिली। मैंने उससे पूछा, तुम शेर के मुंह में क्यों जा रही हो? उसने कहा, शेर के मुंह के अंदर रोजगार का दफ्तर है। मैं वहाँ दरख्वास्त दूंगी, फिर मुझे नौकरी मिल जाएगी। मैंने पूछा, तुम्हें किसने बताया? उसने कहा, शेर ने, और वह शेर के मुंह के अंदर चली गई। फिर एक उल्लू आता हुआ दिखाई दिया। मैंने उल्लू से वही सवाल किया। उल्लू ने कहा, शेर के मुंह के अंदर स्वर्ग है। मैंने कहा, नहीं, यह कैसे हो सकता है? उल्लू बोला, नहीं, यह सच है और यही निर्वाण का एकमात्र रास्ता है। और वह उल्लू भी शेर के मुंह में चला गया। अगले दिन मैंने कुत्तों के एक बड़े जुलूस को देखा जो कभी हंसते गाते थे और कभी विरोध में चीखते चिल्लाते थे। उनकी बड़ी बड़ी लाल जीभ निकली हुई थी, पर सब दुम दबाए थे। कुत्तों का यह जुलूस शेर के मुंह की तरफ बढ़ रहा था। मैंने चीखकर कुत्तों को रोकना चाहा, पर वे नहीं रुके और उन्होंने मेरी बात अनसुनी कर दी। वे सीधे शेर के मुंह में चले गए। कुछ दिनों के बाद मैंने सुना कि शेर अहिंसा और सहअस्तित्ववाद का बड़ा ज़बरदस्त समर्थक है, इसलिए जंगली जानवरों का शिकार नहीं करता। मैं सोचने लगा, शायद शेर के पेट में वे सारी चीज़ें हैं जिनके लिए वे लोग वहाँ जाते हैं। और मैं भी एक दिन शेर के पास गया। शेर आंखें बंद किए पड़ा था और उसका स्टाफ ऑफिस का काम निपटा रहा था। मैंने वहाँ पूछा, क्या यह सच है कि शेर साहब के पेट के अंदर रोजगार का दफ्तर है? बताया गया कि यह सच है। मैंने पूछा, कैसे? बताया गया, सब ऐसा ही मानते हैं। मैंने पूछा, क्यों, क्या प्रमाण है? बताया गया, प्रमाण से अधिक महत्वपूर्ण है विश्वास। मैंने कहा, और यह बाहर जो रोजगार का दफ्तर है? बताया गया, मिथ्या है। मैंने कहा, तुम लोग मुझे उल्लू नहीं बना सकते। वह शेर का मुंह है। शेर के मुंह और रोजगार के दफ्तर का अंतर मुझे मालूम है। मैं इसमें नहीं जाऊंगा। मेरे यह कहते ही गौतम बुद्ध की मुद्रा में बैठा शेर दहाड़कर खड़ा हो गया और मेरी तरफ झपट पड़ा। यहीं पे शेर लघु कथा खत्म होती है। अब हम दूसरी लघु कथा पढ़ेंगे, पहचान। तो शुरू करते हैं। पहचान। राजा ने हुक्म दिया कि उसके राज में सब लोग अपनी आंखें बंद रखेंगे ताकि उन्हें शांति मिलती रहे। लोगों ने ऐसा ही किया क्योंकि राजा की आज्ञा मानना जनता के लिए अनिवार्य है। जनता आंखें बंद किए किए सारा काम करती थी और आश्चर्य की बात यह कि काम पहले की तुलना में बहुत अधिक और अच्छा हो रहा था। फिर हुक्म निकला कि लोग अपने अपने कानों में पिघला हुआ शीशा डलवा लें क्योंकि सुनना जीवित रहने के लिए बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। लोगों ने ऐसा ही किया और उत्पादन आश्चर्यजनक तरीके से बढ़ गया। फिर हुक्म ये निकला कि लोग अपने अपने होठ सिलवा लें क्योंकि बोलना उत्पादन में सदा से बाधक रहा है। लोगों ने काफ़ी सस्ती दरों पर होठ सिलवा लिए और फिर उन्हें पता लगा कि अब वे खा भी नहीं सकते, लेकिन खाना भी काम करने के लिए बहुत आवश्यक नहीं माना गया। फिर उन्हें कई तरह की चीज़ें कटवाने
और जुड़वाने के हुक्म मिलते रहे और वे वैसा ही करवाते रहे। राजा प्रतिदिन प्रगति करता रहा। फिर एक दिन खैराती, रामू और छिदू ने सोचा कि लाओ आंखें खोलकर तो देखें, अब तक अपना राज स्वर्ग हो गया होगा। उन तीनों ने आंखें खोली तो उन सबको अपने सामने राजा दिखाई दिया। वे एक दूसरे को न देख सके। पहचान लघु कथा खत्म हुई। अब हम शुरू करेंगे 4 हाथ लघु कथा। तो शुरू करते हैं। 4 हाथ। एक मिल मालिक के दिमाग में अजीब अजीब ख्याल आया करते थे, जैसे सारा संसार मिल हो जाएगा, सारे लोग मजदूर और वह उनका मालिक या मिल में और चीज़ों की तरह आदमी भी बनने लगेंगे, तब मजदूरी भी नहीं देनी पड़ेगी, वगैरह वगैरह। एक दिन उसके दिमाग में ख्याल आया कि अगर मजदूरों के 4 हाथ हो तो काम कितनी तेज़ी से हो और मुनाफा कितना ज़्यादा, लेकिन यह काम करेगा कौन? उसने सोचा वैज्ञानिक करेंगे। ये है किस मर्ज की दवा। उसने यह काम करने के लिए बड़े वैज्ञानिकों की वो मोटी तनख्वाह पर नौकर रखा और वे नौकर हो गए। कई साल तक शोध और प्रयोग करने के बाद वैज्ञानिकों ने कहा कि ऐसा असंभव है कि आदमी के 4 हाथ हो जाएं। मिल मालिक वैज्ञानिकों से नाराज़ हो गया। उसने उन्हें नौकरी से निकाल दिया और अपने आप इस काम को पूरा करने के लिए जुट गया। उसने कटे हुए हाथ मंगवाए और अपने मजदूरों के फिट करवाने चाहे, पर ऐसा नहीं हो सका। फिर उसने मजदूरों के लकड़ी के हाथ लगवाने चाहे, पर उनसे काम नहीं हो सका। फिर उसने लोहे के हाथ फिट करवा दिए, पर मजदूर मर गए। आखिर एक दिन बात उसकी समझ में आ गई। उसने मजदूरी आधी कर दी और दुगने मजदूर नौकर रख लिए। यहीं पे 4 हाथ लघु कथा खत्म होती है। अब हम पढ़ेंगे साझा। शुरू करते हैं। साझा। हालांकि उसे खेती की हर बारीकी के बारे में मालूम था, लेकिन फिर भी डरा दिए जाने के कारण वह अकेला खेती करने का साहस न जुटा पाता। इससे पहले वह शेर, चीते और मगरमच्छ के साथ साझे की खेती कर चुका था। अब उससे हाथी ने कहा कि अब वह उसके साथ साझे की खेती करे। किसान ने उसको बताया कि साझे में उसका कभी गुजारा नहीं होता और अकेले वह खेती कर नहीं सकता, इसलिए वह खेती करेगा ही नहीं। हाथी ने उसे बहुत देर तक पट्टी पढ़ाई और यह भी कहा कि उसके साथ साझे की खेती करने से यह लाभ होगा कि जंगल के छोटे मोटे जानवर खेतों को नुकसान नहीं पहुंचा सकेंगे और खेती की अच्छी रखवाली हो जाएगी। किसान किसी न किसी तरह तैयार हो गया और उसने हाथी से मिलकर गन्ना बोया। हाथी पूरे जंगल में घूमकर डुग्गी पीट आया कि गन्ने में उसका साझा है, इसलिए कोई जानवर खेत को नुकसान न पहुंचाए, नहीं तो अच्छा न होगा। किसान फसल की सेवा करता रहा और समय पर जब गन्ने तैयार हो गए तो हाथी को खेत पर बुला लाया। किसान चाहता था कि फसल आधी आधी बांट ली जाए। जब उसने हाथी से यह बात कही तो हाथी काफ़ी बिगड़ा। हाथी ने कहा, अपने और पराये की बात मत करो, यह छोटी बात है। हम दोनों ने मिलकर मेहनत की थी, हम दोनों उसके स्वामी हैं, आओ हम मिलकर गन्ने खाएं। किसान के कुछ कहने से पहले ही हाथी ने बढ़कर अपनी सूंड से एक गन्ना तोड़ लिया और आदमी से कहा, आओ खाएं। गन्ने का एक छोर हाथी की सूंड में था और दूसरा आदमी के मुंह में। गन्ने के साथ साथ आदमी हाथी के मुंह की तरफ खींचने लगा तो उसने गन्ना छोड़ दिया। हाथी ने कहा, देखो हमने एक गन्ना खा लिया। इसी तरह हाथी और आदमी के बीच साझे की खेती बंट गई।